आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। शिद्दत पसंदों की बैरूनी इमदाद रोकेंगे नवाज शरीफ। एनर्जी कॉन्फ्रेंस, वजीर आजम की तरजीह एनर्जी। वफाकी काबीना, किसे क्या मिलेगा इंतजार फरमाइए। शहबाज शरीफ तीसरी बार वजीर आला पंजाब मुंतखब, कहते हैं पूरी दुनिया में पंजाब को मॉडल सूबा बनाएंगे। खसरा बेकाबू, खुदारा कोई तो कुछ करे। खरोटाबाद, वाकया या सानेहा। सुप्रीम कोर्ट में ज़रई इस्लाहात केस की समाअत। और सुजन राइस अमरीकी सदर की कौमी सलामती की मुशीर बन गईं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत का पहला मसरूफ तरीन दिन गुजारा। कई अहम फैसले किए। पाकिस्तानी सफ़ीरों को एक ख़त में मुस्तकबिल की खारजा पॉलिसी के खदोखाल बयान करते हुए कहा गया है कि दहशत गर्दों की बैरूनी इमदाद को रोका जाए। सफारतकारों को हदायत की गई है कि जारहाना अंदाज अपनाएं और माशी सफारतकारी पर तवज्जो दें। इसके साथ साथ बरतानिया, अमारात और मस्कत में पाकिस्तानी सफ़ीरों को फौरी तौर पर ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया गया है। मियां नवाज शरीफ दोपहर को लाहौर पहुंचे और बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए एनर्जी कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसले किए गए। पैदावार को बेहतर बनाने के लिए कोयले पर इन्हिसार किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के सरबराह भी शरीक थे। यह भी बताया गया कि तेल से बिजली पैदा करने के लिए रोजाना 1 अरब रुपए की सब्सिडी की जरूरत है। कोयले के इस्तेमाल से ये पैसे बचने की उम्मीद है। यह भी कहा गया कि बहरान के हल के लिए निजी माहिरीन को तरजीह दी जाए। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे जनाब रुस्तम खान महमद के पास और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मियाँ साहब ने जारहाना सफारतकारी की बात की है और दहशत गर्दों को जो बैरूनी इमदाद है उसको रोकने की बात की है, वो सफारतकार कहाँ तक मियाँ साहब को रिजल्ट दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमद साहब। वालेकुम सलाम। महमद साहब, ये एक आज उन्होंने अपने खदोखाल बयान किए खारजा पॉलिसी के और ये कहा है कि जो दहशत गर्दों की बैरूनी इमदाद है उसको रोकेंगे क्योंकि ये इनकी कमर तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है जी कि जो इमदाद बाहर से अगर आ रही है उसका हुजम बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। वो इतनी मकदार में बाहर से इमदाद नहीं आ सकती। अगर वो आएगी तो वो ज़रूर डिटेक्ट होगी। दूसरी बात यह है कि ये इमदाद जो आ रही होगी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए इसके बारे में हक़ाइक़ जानना और उसके क्वांटम को जानना ये बहुत मुश्किल काम है। खुसूसन सफारतकारों के लिए तो ये मुश्किल काम इसलिए है कि जिस मुल्क में वो काम करते हैं उस मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका काम है, उनके पास वसाइल होते हैं। सफारत खाने के पास कोई ऐसे वसाइल नहीं होते कि वो ये मालूम करे कि इस मुल्क से कितना पैसा क्लैंडस्टाइन चैनल से, अंडरग्राउंड चैनल से पाकिस्तान किन किन तंजीमों को जा रहा है। लेकिन असली बात यह है कि जो रूट कॉज है उसको एड्रेस किया जाए। जो पाकिस्तान में जो हालात हैं उनको देखा जाए, उनको एड्रेस किया जाए। जो लोग कराची में कत्लेआम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ फ्रंटियर में बलूचिस्तान में कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर हों, नॉन स्टेट एक्टर हों, उनका मुहासबा किया जाए। जो लोग जराइम में मुलविस हैं उनको कन्विक्ट किया जाए। जो पुलिस का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। रूट कॉज है इंसर्जेंसी का, अमेरिका की जंग से निकलने का कोई तरीका सोचा जाए और ट्राइबल एरिया में जो लोग हैं उनसे बातचीत का आगाज किया जाए। इससे मामला हल होगा, बजाय इसके कि सफारत खानों पे एक जिम्मेवारी डाल दी जाए जो मैं समझता हूँ कि उनके पास ऐसे वसाइल नहीं है कि वो हुकूमत की इस बद में कोई मदद कर सके। अच्छा महमद साहब, आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सफारतकारों के पास इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो यहाँ पर जो बाहर के ममालिक हैं उनकी प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। मसलन जैसे ईरान की फंडेड तंजीमें भी हैं, कुछ सऊदी फंडेड तंजीमें भी हैं, अमारात की फंडेड तंजीमें भी हैं। वो जो फंडिंग है उसको फिर कैसे रोका जाए? ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, ये काम सफारतकारों का नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्योंकि वो घर भी यहाँ पर हैं, उनको इमदाद भी इस मुल्क में आ रही है, जहाँ से आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में वो इमदाद वसूल करते हैं, उसी को यूटिलाइज करते हैं, उसी को इस्तेमाल करके वो अपने जो मनसूबे बनाते हैं। तो ये काम हमारी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये उनका काम है
ये सफारतकारों की बस की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह महमद, जो कह रहे थे कि ये सफारतकारों का नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि जो बैरूनी इमदाद आ रही है दहशतगर्दों की, उसको रोका जाए। अब बात करते हैं, आज मियां नवाज शरीफ ने दोपहर बहुत मसरूफ गुजारा लाहौर में और एनर्जी के हवाले से बड़े अहम फैसले किए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नुमाइंदे भी उसमें शरीक थे। बताया जा रहा है एक जायजा इजलास था जिसमें यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह मामलात को बेहतर बनाया जाए। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेप्को के साबिक एमडी जनाब मुनव्वर बसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम बसीर साहब। जी वालेकुम सलाम। बसीर साहब, आज जो फैसले बताए जा रहे हैं उनमें यह है कि फौरी तौर पर करप्शन जो है उसको कम किया जाए, हर माह लोड शेडिंग में बतदरीज कमी की जाएगी और कोयले पर ज़्यादा इन्हिसार किया जाए। कितनी जल्दी आप समझते हैं इन इक़दामात का जो समर है वो कौम देख सकेगी? ये सबसे पहले जो है कोयला जो है वो तो 2 साल से पहले आपकी कन्वर्जन कोई नहीं हो सकती। जब शुरू होगी तो 2 साल आपके लगेंगे, बॉयलर नहीं लगेंगे, फिर आपकी ट्रेन चाहिए, पोर्ट से आपको लेके आना है, पावर प्लांट से जाना है, तो वो तो 2 साल का प्रोजेक्ट है। बाकी जो चोरी है बतदरीज कम हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने देखा पिछली हुकूमत में जो जिलानी साहब थे, फिर राजा साहब थे, वो हर 6 महीने बाद एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस होती थी। वो भी प्राइम मिनिस्टर थे मुल्क के, वो भी बैठते थे। वर्ल्ड बैंक वाले स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस, ये डिसीजन वो डिसीजन, एंड में कुछ हुआ आपके सामने। तो मेरा ख्याल ये गलत गाइडेंस दी जा रही है नवाज शरीफ साहब को भी कि जी आप ये कॉन्फ्रेंस करके खुद बैठे। करना चाहिए मेरे हिसाब से एज ए प्रोफेशनल कि ये आप एक टीम बनाएं और टीम को कहें जी अब आप जाके सारा प्लान बना के लाके मुझे बता दें, मैं अप्रूव कर लूंगा। ये पब्लिकली करना कि वो समझते हैं हुए प्राइम मिनिस्टर साहब और ये सारा हो रहा है, तो ये डिसीजन कहने से डिस्को चीफ से चोरी नहीं रुकेगी। बड़ा डीप रूटेड प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ता है और इसको रोकने के लिए बड़े सख्त मेजर्स करने पड़ेंगे। अच्छा बसीर साहब, ये भी आज के इजलास में एक प्रपोजल थी कि जो गुड्डू प्लांट है और इसके साथ मुजफ्फरगढ़ में वो, क्योंकि उनका जो आलात हैं वो पुराने हैं, अगर उनको फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए तो तकरीबन 800 मेगावाट बिजली फौरी तौर पर नेशनल ग्रिड में शामिल की जा सकती है। आप समझते हैं कि ये बहुत जल्दी हो सकता है? वो जो गुड्डू के अंदर है, ये पता चला है कि कोई 100 मेगावाट की टरबाइन है, कोई 80 की है, उसके ब्लेड्स नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो ये जो है ये मिसमैनेजमेंट है। ये जेनकोज में वो नवीद इस्माइल साहब एक लगे थे जो 40 तनख्वाह मांगते थे, जितनी भी मांगते पिछली हुकूमत, क्या किया उन्होंने, नहीं किया आपके सामने। इसमें यह हो सकता है कि जो आप 100-200 मेगावाट आप रिकवर कर सकते हैं, जो टर्बाइन बंद पड़ी हैं उनको 3 महीने बेसिस पे पार्ट्स आप सोर्स से, जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीदे, उसमें कोई नेपरा की कोई बंदिश नहीं है या पेपरा की, आप डायरेक्ट उनसे खरीद के इनको रिहेबिलिटेट करके कुछ यूनिट्स हैं कि आप उसमें से 100-200 मेगावाट आप और ले सकते हैं। 800 जो है वो मेरा नहीं ख्याल इतनी गुंजाइश है। वो तो फ्यूल अगर आप उसको दे दें, उनको तेल नहीं मिल रहा, मुजफ्फरगढ़ को तेल नहीं मिल रहा, तेल चाहिए उसके लिए, तेल चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर बसीर साहब। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज स्टेट गेस्ट हाउस में ये एनर्जी कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वो जब अपने घर के लिए रवाना हुए तो आज यहाँ उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि पिंडी से मीडिया ने कल ये रिपोर्ट किया था जब वो पंजाब हाउस से ऐवान सदर जा रहे थे अपने ओहदे का हल्फ उठाने के लिए, तो 2-3 मिनट उनके काफिले को रोका गया क्योंकि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी भी ऐवान सदर जा रहे थे। वक्त हुआ नाज़रीन एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। वफाकी काबीना किसे क्या मिलेगा, इंतजार फरमाइए। शहबाज शरीफ तीसरी बार वजीर आला पंजाब मुंतखब, कहते हैं पूरी दुनिया में पंजाब को मॉडल सूबा बनाएंगे। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को लोड शेडिंग और दहशतगर्दी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना है और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए उन्हें एक सख्त जान टीम चाहिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी काबीना में जहां एक तरफ पंजाब से वज़रा लेने हैं तो वहीं दूसरे सूबों का भी ख्याल रखना है। ज़राए का कहना है कि चौधरी निसार अली को वजारत दाखिला का कलमदान दिया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ को पानी और बिजली की वजारत, परवेज़ रशीद के हिस्से में वजारत इत्तलात आने की खबरें हैं, शाहिद खकान अब्बासी को पेट्रोलियम और एहसन इकबाल को IT एंड प्लानिंग का वजीर बनाने पर गौर हो रहा है। सरदार यूसुफ और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच वजारत मवासलात के उम्मीदवार हैं। यह भी सुनने में आ रहा है कि सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आज़म के मुशीर बनाए जाएंगे और तारिक फातमी साहब को वजारत खारजा में मुशीर बनाया जाएगा।
ये भी बताया जा रहा है कि मियाँ साहब अपनी एक काबीना मुख्तसर रखेंगे। अब किसके हिस्से में क्या आएगा और जिनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा उनको राजी कैसे रखेंगे, जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद। ब्यूरो चीफ हैं हमारे ज़मीर हैदर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर। जी अस्सलाम वालेकुम समीर। ज़मीर, अब तो बहुत बड़ी जमात है और ये चंद वजारतें शायद वही पुराना हरबा होगा कि मरहलावार 10-12 को दे दिया, बाकियों को ये इस उम्मीद में रखा कि अगले मरहले में आप आएंगे। बताइए पहले मरहले में और कौन खुश नसीब हैं? समी, जिस तरह कि आपने नाम लिया है इसमें एक ये है कि अनुषा रहमान और जाहिद हामिद के दरमियान टॉस है, लेकिन जाहिद हामिद के हवाले से कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें भी सुनने में आ रही हैं कि कुछ पार्टी में रिजर्वेशंस हैं कि उनको ना बनाया जाए क्योंकि वो PML काफ में भी रहे और जनरल मुशर्रफ के साथ भी रहे, तो इस हवाले से ज़रा कंट्रोवर्शियल है। और उनके अनुषा रहमान जो हैं वो भी क्योंकि वकील हैं तो इसमें लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो वजारत है उसके लिए इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। और मैं जहाँ जिस तरह आपने भी कहा कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, तो ये काबीना बनाना भी मियाँ साहब के लिए इस वक्त एक कोई बड़े चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि इनकी जहाँ पे हिस्सेदारियाँ हैं, सिंध में भी इनके साथ जो हैं लोग शामिल हुए हैं, बलूचिस्तान में भी, तो उनको भी कुछ ना कुछ हिस्सा देना है। तो इस वक्त ये बहुत एक इनके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। जिस तरह सिंध में पीर सिगबतुल्लाह राशिदी का नाम अभी सामने आ रहा है कि जो पहले 10-12 जो लोग आएंगे उनमें नाम आएगा। इसके साथ जो आपने जिस तरह नाम लिए हैं, शायद खाकान अब्बासी को पेट्रोलियम दिए जाने का इम्कान है, फिर इसाक डार। ये बताइए ज़मीर के जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी बड़ी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके हिस्से में कुछ आएगा? मेरा ख्याल है समी कश्मीर कमेटी। सिर्फ कश्मीर कमेटी, वजारत नहीं मिलेगी? नहीं, अभी तक तो किसी चीज़ की भी कोई हतमी फैसला किसी चीज़ पे भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा है मौलाना साहब ने कि हमारी कुछ तरजीहात हैं जिनमें बहुत सी पेशरफ्त हो चुकी हुई है और मुस्लिम लीग नून ने मान भी ली हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो तय होना बाकी हैं। और ख़ासतौर पे जब आपने उनकी यकीनन बहुत अहम मामलात होंगे जो अभी तय होना बाकी हैं, जिसके बाद वजारतों का फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर। आज मियाँ शहबाज शरीफ ने तीसरी बार वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया और अपने खिताब में उन्होंने हुकूमती तरजीहात का जिक्र किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का है। यही बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी की थी। मियाँ शहबाज ने यह भी कहा कि बिजली की चोरी रोकेंगे, नए मंसूबे शुरू करेंगे और मिलों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो चुका है। सूबे में ज़राअत को फ़रोग देंगे, 12.5 एकड़ तक के ज़िम्मेदारों को सोलर ट्यूबवेल देंगे। कह रहे थे कि 2014 तक पटवारी कल्चर ख़त्म कर देंगे, थाना और कचहरी कल्चर भी ख़त्म करके आवाम को एक सस्ता इंसाफ फराहम करेंगे और आशियाना स्कीम्स का जाल पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा। तालीम के शोबे में भी इनकलाबी इक़दामात उठाएंगे। मियाँ साहब का कहना था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ भी मुकम्मल तावन किया जाएगा। मियाँ साहब की जो आज की तकरीर थी और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, इसके हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में जनाब महमूद रशीद साहब, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और यहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज आपने तकरीर भी की, पूरी कौम ने सुनी, पंजाब ने सुनी, जिसमें आपने कहा कि सही पॉलिसीज़ पर ज़रूर हम हमायत करेंगे, जहां अपोजिशन की ज़रूरत होगी अपोजिशन भी करेंगे। जो विज़न आज दिया है मियाँ साहब ने पंजाब के हवाले से, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, उसमें एनर्जी के हवाले से और एग्रीकल्चर के हवाले से जो बातें कहीं मियाँ साहब ने वो बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बगैर तो सूबे की तरक्की का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड आर्डर और थाना पटवार कल्चर और उसके बाद तालीम के हवाले से जो बातें कही गईं, पिछले 5 बरस तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मैं ये समझता हूँ ये नाकामी का इतराफ़ है कि आप 5 बरस तक एक सूबे के आप चीफ एग्जेक्टिव रहे हों, चीफ मिनिस्टर रहे हों, आपको मुकम्मल इख्तियार हो और इतनी बड़ी बातें हों कि ये बड़ा एक मिसाली सूबा है और ख़ुद ही आप अपनी उन सारी बातों को एक एक करके उसका इतराफ़ करते चले जाएं कि थानों में इंसाफ नहीं मिल रहा, कचहरी में इंसाफ नहीं मिल रहा, पटवारियों से ये हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जो मैंने वहाँ बात भी की कि मियाँ साहब को 2 बातें करना बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बग़ैर मैं ये समझता हूँ गुड गवर्नेंस का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पहली बात जो उसमें है कि आप पावर को शेयर करें, डिसेंट्रलाइज करें चीज़ों को। और मैंने अपनी बात में ये कहा मियाँ साहब के सामने कि मियाँ साहब, ये 21वीं सदी की दूसरी दहाई है,
इसमें यह नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी 12-14 वजारतों के साथ आप कहे। चाह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों? जी, बल्दियाती इंतखाबात के अलावा मैं ये चाह रहा हूं कि अपनी एक इस तरह की बासलाहियत, मेहनती, कॉम्पिटेंट टीम को सामने लाएं। 14 वजारतें नहीं हैं, ये सबको आप टास्क दें और फिर उनसे रिजल्ट लें। माजी में यह हुआ, ये परसेप्शन बनी और ये रियलिटी भी थी कि वन मैन शो है पूरे पंजाब में। लेकिन भले उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन और उसका उन्हें फल भी मिला, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इन रवैयों के साथ को बहुत बड़ी अचीवमेंट या परफॉर्मेंस वो सामने नहीं आ सकती। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस नहीं है, वो तो ये दावा करते हैं कि ये परफॉर्मेंस की वजह ही थी कि वो पंजाब में इलेक्शन जीते। जनाब, इसमें बड़ी और बातें हैं। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा है कि ये एक जो डिजाइन, जो प्लान था, उसके मुताबिक ये सारा कुछ हुआ। और मैंने ये कहा, किसने किया ये डिजाइन? किसने किया ये डिजाइन? सीटें ऐसी हैं जिस पर हमारे मैंडेट को चुरा लिया गया। नहीं, किसने चुराया मैंडेट? सवाल तो ये है कि किसने चुराया। देखें, इसमें आपके आरोस, इसमें लेकिन वो तो अदलिया के नुमाइंदे थे, रिटर्निंग अदलिया ऑफिसर के नुमाइंदे थे। अदलिया ने भी हाथ किया है और कहीं सुओ मोटो नहीं हुआ। यहां लोग चीखे मारते रहे कि हमारे साथ ये हो गया है। यहां किसी को एक कांटा चुभ जाए तो सुओ मोटो हो जाता था, लेकिन यहां 20 हलकों के अंदर वो रिगिंग हुई है कि 77 की रिगिंग जो है ना, और धांधली, वो लोग भूल जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो मिला, भले मैंडेट इन्हें मिला, लेकिन सब अच्छा नहीं है, जिसका इतराफ खुद चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में किया। और ये सारी बातें गिनवाई। भाई, जब आप 5 साल चीफ मिनिस्टर थे तो फिर ये सारी बातें बेमहल हैं। फिर आप नाकामी का इतराफ कर रहे हैं, फिर कोई चीज लैक करती है जिसको जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, और वो माइंड सेट है, आप डिसेंट्रलाइज करें चीजें, पावर को शेयर करें। गुड गवर्नेंस उसके बगैर नहीं हो सकती। वज़रा को बाइख्तियार करें। भाई, स्वाय एक राना सनाउल्लाह के 15-18 वजीरों में से किसी का नाम पब्लिक से पूछ ले कौन वजीर है, किसी को नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि बल्दियाती इलेक्शन की आपने बात की, काफ लीग के साथ मिलकर लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमारा कभी ये नहीं हुआ कि काफ लीग के साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारा काफ लीग के साथ मुख्तलिफ इशूज के ऊपर असेंबली के अंदर ताउन रहेगा। वक्त आने पर ये पता चलेगा कि आया सिर्फ काफ लीग या एंटी नून तमाम फोर्सेस को इकट्ठा करेंगे। अगर जिस तरह इन इलेक्शन के अंदर हुआ है कि ये ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं ने कहा जा सकता, और अगर इसी माइंडसेट के साथ कुछ और करने की कोशिश की गई बल्दियाती इंतखाबात के अंदर, तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब, जो कह रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात में अगर यही हाथ करने की कोशिश की गई तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जिस वक्त महमूद रशीद साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब असम्बली में तकारीर कर रहे थे, तो उस वक्त हमने देखा लाहौर में बहुत सारी जगहों पर, ख़ासतौर पर प्रेस क्लब के सामने और सूबाई असम्बली के इर्द गिर्द सिख हमें एहतजाज करते हुए नज़र आए, जो ये कह रहे थे कि इंडिया में सिखों की जेनोसाइड को बंद किया जाए। गुज़श्ता कई सालों में ऐसा नहीं हुआ, और आज एक बड़ा अजीब इत्तफाक है। शहबाज शरीफ साहब भी शहर में थे, नवाज शरीफ साहब भी शहर में थे, और सिख हमें एहतजाज करते हुए नज़र आए। लेकिन बहरहाल वफाकी हुकूमत का यही कहना है कि वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। खसरा बेकाबू, खुदारा कोई तो कुछ करे। खरोटाबाद, वाकया या सानेहा? मुल्क में खसरे की वबा खतरनाक हद तक फैली हुई है। माँ बाप बेबस हैं, हर रोज़ फूल जैसे बच्चे इनके हाथों में दम तोड़ रहे हैं। दुनिया न्यूज़ को आज एक अहम दस्तावेज़ मौसूल हुई है, जिसमें इंतहाई संगीन किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। ये पता चला है कि अरबाब इख्तियार को इस बात का इल्म था कि खसरे की वजूहात क्या हैं, लेकिन फिर भी उसकी रोकथाम के लिए वो इक़दामात नहीं किए गए जो ज़रूरी थे। इस दस्तावेज़ात में ये इंकशाफ हुआ है कि 2011 में हुकूमत पंजाब ने एक सर्वे कराया, जिसमें बताया गया कि खसरा फैलने की वजह बच्चों को इंजेक्शन ना लगाना है, और सूबे में इंजेक्शन लगाने की शरह इंतहाई कम है। पहले इंजेक्शन की शरह 64% और दूसरे की शरह सिर्फ 20% रही। इस सर्वे से यह भी पता चला कि सूबे में 47% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बीमारियों से बचाव का कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया गया। यह हक़ाइक़ इतने भयानक थे कि उस वक्त महकमा सेहत ने सर्वे के नतायज को ही मानने से इनकार कर दिया, और उस वक्त के चेयरमैन
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सुहेल अहमद ने सर्वे के नतायज को जो पब्लिश करने का हुक्म दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। आज लोग हुक्मरानों से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इस सर्वे के नतायज को तस्लीम कर लिया जाता, बच्चों को बर वक्त इंजेक्शन लगा दिए जाते, तो आज खसरे का शिकार होने वाले इन मासूम बच्चों को बचाया जा सकता था। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक। ये पंजाब में इनके पास अहम जिम्मेदारी थी हेल्थ के हवाले से। ख्वाजा साहब, वेलकम इन द शो। थैंक यू सर। ये 2011 का सर्वे जिसकी कॉपी भी हमारे पास है, इसको रिजेक्ट किया गया है। आप महकमा सेहत कह रही है कि ये सही सर्वे नहीं है। जी, पहली बात है, सर्वे ठीक है, मैं इसको मानता हूँ। इसलिए ठीक है कि हमने इस पर काम किया था। 2011 का मुझे PND के हवाले से नहीं पता, लेकिन महकमा सेहत ने जब हमारे लिए में ये बात आई थी, CM ने इस पर मीटिंग्स की थी, उसके बाद ये 57% इसका बेसिकली रूटीन है। ये एवेल्यूएशन WHO ने की थी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे लगा था, जो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं खोसा साहब, हमने मिलके और महकमा सेहत ने DCOs के साथ हम रेगुलर हर महीने मीटिंग की थी। हमारा टारगेट पहला 80% था। नवंबर के बाद सिंध में इसकी आउटब्रेक शुरू हुई, उस वक्त हम रूटीन पे काम कर रहे थे, लेकिन ये इसके साथ 2-3 साल बाद आती हैं। ज़ाहिर है कि 2-3-4 माह में साथ नहीं आते। 90 की दहाई के बाद ये डिक्लाइन की तरफ गया है, लेकिन हमने 2011 के बाद 2012 से इस पे क्रैश प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन 2011 में तो ये नतायज नहीं माने महकमा से। मैं बताता हूँ, मैनिफेस्टो में हमने इसलिए डाला, हमारे मैनिफेस्टो में चीज़ शामिल है कि हम 2018 तक 100% कवरेज करेंगे। 100% ये इसलिए डाला है उन्हीं रिपोर्ट की बुनियाद पर, वो जो हम कंटिन्यूटी और जारी सारी अमल कर रहे थे। उसके बाद जब सर दिसंबर में आउटब्रेक आता है सिंध में, हमने उसी वक्त अपने फौरी मेजरमेंट्स लिए, CM को इतला की। हमने 25 करोड़ की वैक्सीन खरीदी, जो ऑन रिकॉर्ड है। यूनिसेफ से वैक्सीन खरीदी, और वैक्सीन आप ओपन मार्केट से नहीं खरीद सकते। ये मैं एक बात बताना चाहूँगा, दुनिया की 3 फैक्ट्रीज हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, फ्रांस। तीनों फैक्ट्रीज यूनिसेफ के थ्रू लेकर 2-3 माह पहले एडवांस आपको उनको बताना पड़ता है। 15 मार्च तक ये अगर आप मैं कहेंगे डॉक्यूमेंट चेक करा दूंगा, 30% डिक्लाइन पे था, 16 मोर्टेलिटी थी। लेकिन हमने किया क्या था, जो अब इन 2 माह में नहीं किया गया, हमने अखबारात में, TV में इश्तिहार दिए थे ताकि वालिदैन बच्चों को लेकर अस्पतालों में आए। वालिदैन असल में अस्पताल में सही भाई थोड़ा लेट आता है। नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में तो ये पता चला कि वहां पर वैक्सीन भी एक्सपायर्ड थी, कई जगह पर मौजूद नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। 60 लाख वैक्सीन जो थी 15 मार्च के बाद ही मौजूद थी। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, कतन वैक्सीन की शॉर्टफॉल नहीं था। हमें 3 लाख वैक्सीन चाहिए होती है रेगुलर रूटीन के लिए, लेकिन जब मॉप अप करते हैं। साहब, सवाल ये है कि जब 2011 में ये पता चला कि दूसरा जो इंजेक्शन है वो सिर्फ 20% बच्चों को लगा है, और 47% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल इससे उनको इंजेक्शन नहीं लगाया, और ये एक इम्कान है, खदशा है, उस वक्त क्यों नहीं एक्शन किया गया? भाई, अर्बन और रूरल का परसेंटेज का फर्क है। ये पंजाब का 57%, सिंध आपका 20% है, बलूचिस्तान हमारा 10% है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इल्म में हैं, हमने इन पे काम किया है। हमने स्कूलों में इंश्योर अप कर रहे हैं कि हम अगर उस बच्चे का दाखिला होगा जो बच्चा रूटीन इम्यूनाइजेशन अपनी पूरी करेगा। इसके साथ एक बात मैं आपके वसात से कहना चाहूँगा कि 8 माह तक मदर फीड होना है, ये बड़ा ज़रूरी है। इस पर हमने अवेयरनेस करनी है। 8 माह तक माँ के दूध ने बच्चों को इम्यून करना है। 9 से 15 माह तक हमने वैक्सीन जो उसको 100% करना है। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करता हूँ कि अगर ये आप कहा आपने कि आप सर्वे को ओन करते हैं, तो जब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सुहेल अहमद ने कहा कि इस सर्वे को पब्लिश करें, इसको ओपन करें, तो क्यों नहीं किया? इसमें पहली बात तो ओपन है, मीडिया गवाह है, क्योंकि हम हर महीने जो मीटिंग करते हैं वो मीडिया में आती थी। नहीं, ये सर्वे तो ओपन नहीं है, ये तो हमने दस्तावेज 57%। मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, मैं पूरा साल कहता रहा हूँ, एतराफ़ करता रहा हूँ। मैंने हर चैनल पे कहा कि 57% WHO की रिपोर्ट, हम 80% पे जा रहे हैं और इतने अर्से में 100% पे ले जाएंगे। लेकिन अखबारात में मौजूद है, क्या फायदा हुआ कि जो इतने बच्चों की जान चली गई? पंजाब ने बाकी सूबों से बहुत बेहतर काम किया, लेकिन मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि 20 साल की जो कोताही है वो हमारे इसमें जरूर पड़ी है। और मैं एक और आपसे यकीन के साथ कहता हूं कि अगले जो 3 साल में 100% करेंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल इस बात को इंश्योर करता हूं, हमारी पहली प्रायोरिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, जो कह रहे हैं कि हम प्रायोरिटी पे ये करेंगे। नाज़रीन, अब हम आपको ले चलते हैं कोयटा, जहां एक अहम वाक़या पेश आया आज। खरोटाबाद में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में 2 खवातीन और 1 बच्ची समेत 5 अफराद मारे गए। पुलिस का कहना है कि उन्हें घर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। खवातीन और बच्ची फायरिंग के तबादले में मारी गई। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये एहतियात भी ज़रूरी है कि बेगुनाह खवातीन और बच्चे ना मारे जाएं। खरोटाबाद में इससे पहले भी एक सानिया पेश आया था, जिसमें गैर मुल्की ज़ायरीन को निशाना बनाया गया। इस साने में मुलव्वस कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में ज़्यादातर को छोड़ दिया गया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद कोयटा में। अस्सलाम वालेकुम इरफान। जी वालेकुम। इरफान, ये बताइए कि ये कहीं वो सानिया दोबारा तो नहीं पेश आया जो खरोटाबाद में 2-3 साल पहले हुआ था? क्योंकि
खवातीन और बच्ची की जो मौजूदगी है उससे तो बड़े सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो वाकई दहशतगर्द थे। जी समीर साहब, बिल्कुल जो जिस तरह आपने इशारा दिया है खरोटाबाद, और ये खरोटाबाद का ही इलाका है किली शाह बराज, जहाँ पर आज फिर एक मरतबा पुलिस की जानिब से और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ही ये क्लेम किया गया कि वहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी और सुबह 4:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ और तकरीबन 4 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस के मुताबिक अंदर से उस घर से तकरीबन 18 दस्ती बमों से हमले किए गए और फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और जिसके नतीजे में 5 जिनमें 2 खवातीन और 2 अफराद और एक 3 साल बच्ची इसका भी शामिल है। इरफान, ये बताइए कि ये जो हलाक होने वाले थे इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई, इनके कोई लवाहिकीन पहुंचे, कुछ पता चला ये कौन लोग थे? जी, मैं जिस तरह भी समी साहब आपको बता रहा हूं कि ये इनके बारे में ये था कि बताया गया था, पुलिस को ये इत्तला थी कि तालिबान को कमांडर यहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने फिर अपना बयान तब्दील किया और पुलिस का कहना यह था कि यहाँ पर कालाधन तंजीम के जो एक कमांडर थे वो रुक पूछता है, मोहम्मद मालिक उनका नाम है। उनकी आइडेंटिफिकेशन जो उन्होंने बताई है पुलिस के मुताबिक मोहम्मद मालिक है, कालाधन तंजीम से उनका ताल्लुक है। वो अपनी बीवी, बच्चों और एक साथी के साथ वहाँ पर कुछ अर्सा पहले ही वहाँ पर आके रहे थे और इसी दौरान उनको इत्तला मिली और पुलिस ने कार्रवाई की। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि खरोटाबाद में पहले भी एक वाकया हुआ था, पुलिस ने उस वक्त भी यही दावा किया था कि दहशतगर्द थे, उनके पास खुदकश धमाके की जैकेटें उन्होंने पहनी हुई थी खवातीन ने और वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ आ रहे थे। उस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट भी आई जिसमें पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया गया। उसमें आला अफसरान भी थे, एफसी के भी थे, पुलिस के भी थे, लेकिन सिर्फ एक एसएचओ को और एक एएसआई को मुअत्तल करके उस रिपोर्ट को खत्म कर दिया गया। ये बताइए इरफान, उस रिपोर्ट में वो जो इल्जाम था वो तो जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन इदारों पर था, उसमें कर्नल साहब थे, वो भी मुलव्वस थे, उन लोगों को किसी को हाथ लगाया गया या उन सबको छोड़ दिया गया? बिल्कुल समी साहब, उनको छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उनकी सिर्फ ये हुआ कि पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह पे कर दी गई। इसके अलावा जो सीसीपीओ थे वो भी रिटायर हो गए, दाऊद जुने जो उस वक्त सीसीपीओ थे वो भी रिटायर हो गए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक मैंने बताया एक एसएचओ और एक एएसआई को मुअत्तल किया गया, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस रिपोर्ट में जिस तरह आपको पता है कि उस डॉक्टर के बारे में भी आपको पता है कि सर्जन बाकिर जिसने उन लाशों का पोस्टमार्टम किया था, जिसने तस्दीक किया था कि एक लाश में 56 गोलियां लगी और मुख्तलिफ उन्होंने डॉक्टर ने तस्दीक की थी कि इनकी वाकया जो मौत है वो गोलियां लगने से हुई थी, बम धमाके से नहीं या सुसाइड जैकेट से नहीं हुई थी। उसके बाद उस वाकये के 6 महीने बाद उस डॉक्टर का भी आपको पता है कत्ल हुआ, आज तक उनके कातिल भी गिरफ्तार नहीं हुए। तो इस तरह ये जो आज का वाकया खरोटाबाद में ये भी कई शुकूक व शुबात पैदा कर रहा है, क्योंकि पुलिस की जानिब से कहा गया कि 18 दस्ती बम बाहर फेंके गए। वहां पर जो इलाके में हम गए हैं वहां पर देखा है, वहां पर एक भी बाहर बॉम्ब का कोई निशान नहीं है किसी किस्म का, लेकिन घर के अंदर बुलेट्स के बहुत ज्यादा निशानात हैं। और इन्होंने ये भी दावा किया गया ये जो लोग अंदर जो मारे गए हैं दहशतगर्द जिनको कहा जा रहा है, ये अपने ही धमाका खेज मवाद फटने से हुए, लेकिन वहां पर जो अभी तक हमने जाके जो शवाहिद देखे हैं वहां पर तमाम बुलेट्स ही हैं और जो अमवात हुई हैं वो भी गोलियां लगने से हुई हैं। अब ये कई सवाल आते हैं, ये तहकीकात और तफ्तीश के बाद ही चीजें सामने आएंगी कि असल सूरत हाल बिल्कुल क्या है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, और वो भी तहकीकात अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, वगरना पुलिस ने तो अपना वर्डिक्ट दे ही दिया। ये बताइए कि ये जो कहा गया तालिबान कमांडर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, ये भी पता चला कि ये किस इलाके से थे और उनके कोई लवाहिकीन किसी ने आके इस बात को कंफर्म किया है, या ये कोई कहानी है जो पुलिस बता रही है कि ये कमांडर थे? ये तो देखिए समी साहब, बिल्कुल पुलिस की जानिब से और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ही अभी तक फिलहाल जो उनकी आइडेंटिफिकेशन बताई जा रही है, मीडिया को भी बताई गई और ये बताया गया, ये मकसद तजाद सिर्फ इस बात में आ रहा है कि पहले कहा गया था कि ये तालिबान को कमांडर है जिनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। रात गए, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया, ऑपरेशन हुआ, सुबह जब ये कार्रवाई हो जाती है और उसमें जब वाकया तो ये कहा गया कि ये किसी कालादम तंजीम से इसका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सईद। वाकया सानिया खरोटाबाद जो हुआ था, अब ये भी वाकया खरोटाबाद में ही हुआ है। तहकीकात को इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी तो पता चलेगा कि असल हकायक क्या थे। नाज़रीन, वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। सुप्रीम कोर्ट में ज़रई इस्लाहात केस की समाअत और सूजन राइस अमरीकी सदर की कौमी सलामती की मुशीर बन गईं।
इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम खबर, वहां पर एक अहम मुकदमे की समाअत जो पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम की जड़ें हिला सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ज़रई अराजी इस्लाहत केस की समाअत हुई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं और चारों सूबों से अदालती मुआवन भी मुकर्रर किए हैं। अवाम से भी कहा गया है कि वो इस मुकदमे में फरीक बन सकते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का कहना था कि ज़रई इस्लाहत के मौजूदा फैसले को अगर कालअदम करार दे दिया जाए तो पुरानी इस्लाहत लागू हो जाएंगी। इस केस के हवाले से हम चलेंगे लाहौर में मारूफ कानूनदान आबिद हसन मंटो के पास, जो इस केस की पैरवी भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मंटो साहब। जी वालेकुम सलाम। मंटो साहब, एक बहुत अहम केस है ये ज़रई अराजी की इस्लाहत के हवाले से। बयान फरमाइएगा कि क्या इसके असरात हो सकते हैं और इस वक्त कहाँ पर फंसा हुआ है ये केस? देखिए, ये केस तो अहमियत इसकी इसलिए भी है कि आज पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी कहता है कि जागीरदाराना निज़ाम ये पाकिस्तान के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, इसकी तरक्की के रास्ते में। हर दूसरा बोलने वाला, एंकर, मीडिया के ऊपर बात करने वाले, हर जगह पर लोग ये कहते हैं कि फ्यूडल माइंडसेट जो है वो उसने पाकिस्तान को तरक्की करने से रोका हुआ है और यहाँ की ख़राबियों की बुनियाद है। हमारे ख़्याल में फ्यूडलिज़म जो है वो सिर्फ माइंडसेट नहीं है, उसकी बुनियाद तो फ्यूडल्स का वो पूरा निज़ाम है जिसने पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने से ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया और ज़मीनें उनको दी गई। और ये निज़ाम जो है हमारे साउथ ऑफ पंजाब में, बाकी पंजाब में भी, मगर ख़ास तौर साउथ ऑफ पंजाब में, सिंध के अंदरून हिस्से के अंदर, बलूचिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में, खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में, ये सब जगह फैला हुआ है। आप जानते हैं कि इसके नतीजे जो हैं वो क्या हैं। हमारी समाज जो है वो इस हद तक इन फ्यूडल्स के शिकंजे में है कि वहाँ पे वो बोसीदा रसूम व रिवाज, कारोकारी और वनी करना, दुरुस्त फरमाया और मंटो साहब ये बयान, शादी करना। जी मंटो साहब ये बयान फरमाइएगा कि अब ये जो केस है ये आगे इसमें क्या होगा? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है इस बैकग्राउंड थी जिसमें हमने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की और हमने कहा कि भाई जब तक ये निज़ाम मौजूद है तब तक तो हमारे मुल्क में ना सही तरीके से जमहूरियत हो सकती है, ना किसी को आज़ादी होगी कि वो वोट दे सके, ना वो खड़ा हो सकता है इन फ्यूडल्स के ख़िलाफ़। तो ये हमारे बुनियादी हकूक़ की पामाली है और हम अपने बुनियादी हकूक़ को असर्ट करने के लिए आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 253 के मातहत जो हमें ये कहा गया था कि लैंड रिफॉर्म्स होंगी और उस लैंड रिफॉर्म्स की बुनियाद के ऊपर 1977 में एक कानून भी पार्लियामेंट ने बनाया, हम उनकी बहाली चाहते हैं। क्योंकि ये कानून और इससे पहले का बनाया हुआ कानून लैंड रिफॉर्म्स का जो 1972 में बना था, दोनों को शरीयत की अदालत ने, जिसकी सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट बेंच है, उसने इनको कलअदम कर दिया और कहा कि ये गैर इस्लामी है। अब दिलचस्प बात जो है कि जब शरीयत की अदालत बनाई गई ज़ियाउल हक़ के ज़माने में और आइन में तरमीम की गई तो अदालत उसके बारे में लिखा गया कि आइन पाकिस्तान को वो नहीं छेड़ सकते, कुछ और कवानीन भी, लेकिन आइन पाकिस्तान को नहीं छेड़ सकते। इस सारे के बावजूद उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और आइन पाकिस्तान के मुताबिक 253 आर्टिकल के मुताबिक जो लैंड रिफॉर्म्स की गई थी 1977 में और जो 1972 में जो लैंड रिफॉर्म्स की गई थी जिनको आईन पाकिस्तान ने फुल प्रोटेक्शन दी थी, उन सब को कलअदम कर दिया। हमारा ये मुकदमा जो है ये कहता है कि ये इनके इख्तियार से बाहर था और ये फ़ैसला जो है इसको सुप्रीम कोर्ट रिकन्सिडर करे और इसको अपसेट करे और जो दोनों इस्लाहात थी 1972 की भी और 1970 की भी, उनको बहाल करे। अगर ये बात मानी गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर वो ज़रई इस्लाहात जिनका हमसे वादा था 1973 के आइन के मुताबिक और जिसका वादा है वैसे ही इस बात के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर एक इंसाफ पर मबनी माशरा कायम होगा, वो काम होना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान से ये लानत जो कुरून वस्ता की है, जागीरदारी निज़ाम, ये ख़त्म होना शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हसन मंटो जो कह रहे थे कि ये अगर फ़ैसला हो गया
तो जो जागीरदाराना निज़ाम जिसने पाकिस्तान को मफलूज करके रखा हुआ है उसका खात्मा हो सकता है। वाशिंगटन से नाजरीन एक और बड़ी अहम खबर आई है। वहाँ पर अमेरिका के सदर ने कौमी सलामती के लिए अपनी मुशीर मुकर्रर किया है सूजन राइस को, जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मुस्तकिल मंदूब भी थी। बड़ा अहम फैसला है। इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर, दूसरी दुनिया पर, इसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हसन अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बड़ा अहम फैसला है, बड़ा सख्त खातून उनको माना जाता है। लीबिया में भी उन्होंने सारा राह हमवार की जो बैरूनी दुनिया से असला दिया गया, और अब क्योंकि शाम में अमेरिका चाहता है, यूरोप भी चाहता है कि वहाँ पर असला पहुँचाया जाए, तो ख्याल किया जा रहा है कि इसलिए उनको बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान में भी तो ड्रोन के हवालों से एक बहस चल रही है। क्या असरात होंगे दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे लिए इस फैसले के? देखिए, सूजन राइस जो हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी लीबिया के फैसले ही की वजह से, और यही वजह है कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं बन सकी, क्योंकि ओबामा चाहते थे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मसला ये होता है कि उसकी कन्फर्मेशन चाहिए होती है कांग्रेस से, और वो उनको सेनेट से वो उनको मिलनी नहीं थी लीबिया के फैसले की वजह से। अब ये है कि उनको जो सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वाइट हाउस का, उसके लिए सेनेट की कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वाइट हाउस का स्टाफ होता है। अब जो इस वक्त जो अमेरिका का फोकस है वो सीरिया के ऊपर है, क्योंकि सीरिया पे वहाँ पे प्रेशर है ओबामा पे रिपब्लिकन का कि ज़्यादा एक्टिव पॉलिसी के ज़रिए बशार अल असद को निकाल दिया जाए। अब अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि अगर वो डिसिडेंट ग्रुप्स को, मुखालफिन को वो बहुत ज़्यादा एक्टिव सपोर्ट करे, उनको ख़तरा है कि कहीं वहाँ अलकायदा सपोर्ट ना हो जाए, क्योंकि उनके मुखालफिन में, बशार अल असद के मुखालफिन में एक तो कौमी क़ुव्वतें हैं जो नेशनलिस्ट फोर्सेस आप कह लीजिए, उसके अलावा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और कायदा की इन्फ्लुएंस्ड ग्रुप्स भी वहाँ पे एक्टिव मौजूद हैं। तो उसकी वजह से ये तवाज़न रखना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया के ज़रिए, कतर के ज़रिए जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है, कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है डिसिडेंट्स को, लेकिन वेपनरी जो है, हैवी वेपनरी अभी तक नहीं दी है उन्होंने। और अब ये जो सूजन राइस को जो रखा गया है, ये पूरा इस वक्त जो मीडिया में देख रहा था, वेस्टर्न मीडिया, वो स्पेकुलेट कर रहा है कि वो जो सख्त गिर पॉलिसी है उसमें शायद सदर ओबामा को मदद मिलेगी। अच्छा, मैं आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। ड्रोन का एक इशू है बहुत बड़ा, और उसमें जो अमेरिका की कौमी सलामती की मुशीर है उनकी राय बहुत अहम होगी। बिल्कुल। तो और वो हमें नज़र आ रहा है कि एक बड़ी सख्त गिर खातून है, तो ये किस तरह मियाँ साहब के लिए चैलेंजेस में इजाफा नहीं हो जाएगा? कैसे कायल करेंगे कि ड्रोन हमले ना करें, काउंटर प्रोडक्टिव हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाशिंगटन के अंदर, वो ये है कि पाकिस्तान के लिए कोई वाज़ेह सिंपथी हमें नज़र नहीं आती। यानी वहाँ के आप थिंक टैंक्स को देख लें, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को देख लें, पेंटागन को देख लें, अच्छा उनमें ये तो है कि पाकिस्तान के साथ चलना है, पाकिस्तान को हेल्प करना है, लेकिन साथ साथ ये है कि पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाएं। उनका ख्याल ये, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान की हुकूमत टेररिज्म में, हुकूमत से मुराद हुकूमत भी होती है, फ़ौज भी होती है, कि ये जो पाकिस्तान है ये डबल गेम खेलता है। एक तरफ कुछ तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है, कुछ तालिबान को पालता है, तो इसकी वजह से मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान की आप समझते हैं ये जो पालने की पॉलिसी है ये कभी तब्दील होगी? मेरा ख्याल ये है कि अभी तक तो कोई ऐसे आसार नहीं कि हम ये कह सकें कि पाकिस्तान वाले जो हैं तमाम को एक नज़र से देखेंगे। अब तक वो कुछ ग्रुप्स को वो स्पेस देते हैं, कुछ को पालते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि यही चीज़ वाशिंगटन में हमारे लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है, और जो हमारी नई गवर्नमेंट है उसको चैलेंज ये है कि वो किस तरह कन्विंस करेंगे वाशिंगटन के अंदर कि पाकिस्तान बहुत क्लियर है टेररिज्म को कंट्रोल करने में और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि इसी नुक्ते पर जो सारी हमें इमदाद मिलनी है, बैरूनी दुनिया में जो हमारा तशख़्ख़ुस है, इसी नुक्ते से जुड़ा हुआ है कि अगर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो या उनको कोई इस तरह मेन स्ट्रीम में ना लाया जाए जहाँ पे वो वेपन्स को फेंक दें, उस वक्त तक मामला दुनिया ये नहीं समझती कि ठीक है। बिल्कुल, दुनिया को शक है। तो पाकिस्तान के लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। जिस तरह अभी हुकूमत वाले और दूसरे भी लोग जो हैं डायलॉग की बात करते हैं, तो डायलॉग के लिए पाकिस्तान को चाहिए स्पेल आउट करे कि डायलॉग का बेसिस क्या है, फिर देखें तालिबान क्या कहते हैं। दूसरा ये है कि ड्रोन के लिए आपको डायलॉग करना पड़ेगा, और डायलॉग के लिए ज़रूरी है कि जो अमरीकी कंसर्न है, जो मेरा ख्याल अब ज़्यादा वाज़े तौर पे सामने आएगा जब सूजन राइस नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालती हैं, जो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा एक्सप्लिसिटली होगा। देखिए, अभी पिछले हफ्ते नेशनल जो इनका स्ट्रेटेजिक जिनका वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई है वाशिंगटन के अंदर, पाकिस्तान की और अमेरिका की जी हुई, अभी हुई है पिछले हफ्ते,
उसमें भी ये कोई ड्रोन का मामला कम से कम रिपोर्टेड नहीं है कि वो Discuss आया, किया जर्नल गया। बातें आई हैं, उनमें भी हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों अच्छा, इन अपोज़ हालात में जो नजर आता है। अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर है वो बहुत अहम होगा, जो डिप्लोमेसी कर सके पाकिस्तान के बिहाफ पे। कुछ आपके सोर्सेज ने बताया कौन बन रहा है पाकिस्तान का सफीर अमेरिका में? देखिए, अभी को पता नहीं है, लेकिन लगता यह है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गई है, अमेरिका में हम जो है फॉरेन सर्विस के बंदे को नहीं भेजते बल्कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करते हैं। बहुत तवील अरसा हो गया है कि वहाँ कोई डिप्लोमेट गया हो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं और इस दफ़ा भी हमारा ख्याल है कि वहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगी। वहाँ वाशिंगटन में एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी थिंक टैंक्स में हो ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी साहब। कह रहे थे कि वॉशिंगटन में पाकिस्तान का सफीर ऐसा बंदा या बंदी होने चाहिए जो थिंक टैंक में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। नाजरीन, यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज और एनालिसिस के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।